हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई उम्मीद करता हूँ आप किसी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। और आज हम बहुत डेप्थ में देखेंगे कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और सारे फंडामेंटल्स को आज हम देखेंगे। और प्रीवियस सेक्शन जो था उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, इंक्लूड हैश टैग, इंक्लूड stdio डॉट एच, एवरीथिंग। तो ये अनदर सेक्शन है जो मैं फंडामेंटल्स का शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इन डेप्थ देखेंगे और फिर हम मूव करेंगे और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे। तो डिफ़िकल्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। जिस तरह से समझा रहा हूँ आप उसे फॉलो करते रहें और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस करते रहें। और अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको फाइल्स भी दूंगा, चैलेंजेस भी दूंगा, जिससे कि आप आसानी से फॉलो अप कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को सी लैंग्वेज में मास्टरी करने के लिए। तो आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये चैनल जो है न्यूटन स्कूल कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने वाली है, लॉन्च करने वाली है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और लॉन्च पैड के आप सारे फीचर्स को भी देख सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई मनी पे किए हुए। आपको मनी तभी पे करना है जब आपको जॉब लग जाए, गारंटीड प्लेसमेंट 5 LPA से ऊपर की, तभी आपको फिर फी पे करना होता है। तो इसके साथ आप न्यूटन स्कूल को चेक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी हो चाहिए तो। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक जो आज है वो है ओवरव्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। आपने शुरू के प्रोग्राम में देखा होगा मैंने हमेशा हर एक जगह इंट ए इक्वल टू 5 और सेमी कोलन के साथ दिया था। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये डेटा टाइप होता है, ये वेरिएबल नेम है, ये वैल्यू है वेरिएबल का। तो आज हम देखेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़, और आज हम देखेंगे रैम के बारे में भी और हार्डवेयर के बारे में भी। तो रैम क्या होता है, रैम का बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा उससे पहले, फिर हार्डवेयर के बारे में देख लेंगे। तो रैम जो है ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी कंप्यूटर में हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये जाकर रैम में स्टोर होता है। और अब अगर हमें अपने प्रोग्राम में फिर कभी ए वैल्यू को यूज करना होगा तो ये सीधे रैम से उठा लेता है। और ये जो स्टोर होता है ये किसी एक एड्रेस में स्टोर होता है, यानी ए को अगर मैंने कोई एड्रेस दे दिया है, कोई घर दे दिया है, उस घर में सिर्फ ए ही रहेगा, उसके अलावा और हम कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं तो बी उस घर में नहीं जा सकता है। तो हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक घर होता है, उसी घर में रहता है। और उस घर को क्या बोलते हैं वो सब हम आगे अभी देखेंगे इसी स्लाइड में। तो ये जो रैम जो है एक स्टोरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और रैम्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो रैम, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो रैम अपना सारा मेमोरी जो है वो लॉस कर देता है और वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। इसी तरह रैम काम करता है, जो भी हम वैल्यू से देते हैं वो स्टोर करता है, काम में लाते हैं और फिर वो उसे लूज कर देता है। और हार्ड ड्राइव, आप सुने होगा कि हार्ड ड्राइव एक होता है कंप्यूटर में HDD। तो हार्ड ड्राइव जो होता है वो परसिस्टेंट डेटा को कंटेन करता है, यानी कि वो बहुत देर तक डेटा को रखता है, जब तक हम उसे खुद एक्सप्लिसिट मतलब डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो उसमें स्टोर रहता है डेटा। यू कैन थिंक ऑफ रैम एज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बॉक्सेस। आप रैम को एक बॉक्सेस में सीक्वेंस में तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, सॉरी इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ, और इसमें आप बहुत सारे बॉक्सेस देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 8 बॉक्स बना सकते हैं। तो ये हमारा 8 बॉक्स का जो एक रैम होगा वो हमारा एक ये 1 बाइट हो जाता है, और एक बाइट में हमारा 8 बिट होता है। तो ये छोटा जो बॉक्स है इसे आप बिट बोल सकते हैं, ये हमारा बिट हो जाएगा। और ये ओवरऑल को आप बाइट बोल सकते हैं। और इसमें 8 बॉक्स इस तरह से होंगे, कंसिस्ट करेंगे। और हर एक बॉक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 हुआ तो उसे हम फॉल्स भी बोलते हैं, अगर 1 हुआ तो इसे हम ट्रू भी बोलते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है रैम का। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे पॉइंट रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इस बॉक्स इज कॉल्ड एज बिट, या तो ये जीरो बाइनरी, ये तो या तो ये बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इस तरह से हम इसे रीड करते हैं। बिट्स इन मेमोरी आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स ऑफ 8 बाइट, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट होता है। तो इसी तरह ये एक मेमोरी सेट में एलोकेट होते हैं, और सबका एक अलग एड्रेस होता है, यानी कि इसको हम मेमोरी एलोकेशन में बोलते हैं, इसका एड्रेस होता है। तो ये हेक्साडेसिमल में होता है। तो आप समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा पॉइंटर्स में, तब हम देखेंगे कि एड्रेस का क्या यूज होता है। और ये हेक्साडेसिमल में होता है, और इसका यूनिक वैल्यू होता है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। द एड्रेस ऑफ ए बाइट यूनिकली रेफरेंसेस दैट बाइट इज योर कंप्यूटर्स मेमोरी। तो यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक यूनिक रेफरेंस होता है, और हम कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टोर होता है उसे हम एक्सेस करते हैं जब भी हम उसे यूज करते हैं। तो नाउ अब देखते हैं, अगेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बिट्स दैट आर इन ग्रुप ऑफ 8 कॉल्ड बाइट्स। ईच बाइट हैज ए यूनिक एड्रेस। वही पॉइंट यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स का मेन जो है बहुत ही पावरफुल होता है। अपने प्रोग्राम में आप बहुत सारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स का वैल्यू आप देख सकते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं, और आपको 99% प्रोग्राम में आपको वेरिएबल्स का यूज देखने को मिलेगा।
तो हम कोई भी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो हम कोई भी, जैसे कि मैंने वेरिएबल किया इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इज इक्वल टू 50 150 सपोज। तो यहाँ पे मैं अब आगे जाके 10 प्लस 150 नहीं करूँगा, मैं हमेशा यहाँ पे करूँगा a प्लस बी, और कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि a का वैल्यू यहाँ से 10 उठा लेगा और b का वैल्यू यहाँ से 150 उठा लेगा, और उससे फिर ये मैंने मतलब इसको मैनिपुलेशन बोल सकते हैं कि मैनिपुलेट करके वैल्यू को हमें निकाल के दे देगा यहाँ पे 160। तो इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि हमें बार बार वैल्यू को चेंज नहीं करना है। अगर सपोज मुझे वैल्यू a का वैल्यू 10 से अब हमें 15 करना है, तो हम फिर यहाँ पे a इक्वल टू 15 कर देंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज, और बाद में हम फिर यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो ये हमें 160 का जगह 165 दे देगा वैल्यू। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। मुझे हर एक जगह बार बार a का वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस हमें यहाँ पे एक जगह वैल्यू चेंज करना पड़ा और यहाँ पे हम सीधे a को लिखेंगे तो ये फिर 10 को नहीं उठाएगा, जाके अब सीधे 15 को उठा लेगा। तो ये सब भी हम देखेंगे लेक्चर्स में कि कैसे ये काम कर रहा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमें बार बार ऐसा कोड नहीं लिखना है जो इसे मुझे बार बार रिपीट करना पड़े। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ दैट यू शुड नॉट रिपीट एनी कोड। आपको ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है प्रोग्रामिंग में, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो इस तरह से हम कोड को लिखते हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि बेस्ट कोड क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कोड लिखने का, वो सब भी हम देखेंगे। तो मैं स्टेप बाय आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन कोड, और वेरिएबल्स को हम कैसे काम मिलाते हैं। अब कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। कांस्टेंट टाइप्स आर सम टाइप्स ऑफ डेटा दैट डू नॉट चेंज। ये जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आप बचपन से समझ रहे होंगे, कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा होता है, एंड रिटेन देयर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम कोई कांस्टेंट को कोई वैल्यू देते हैं तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल है कि वो वैरी करेगा वैल्यू। अगर हम a इक्वल टू 10 दिए हैं, नेक्स्ट टाइम में इक्वल टू 15 दे देंगे तो वैल्यू a का 10 से 15 चेंज हो चुका है, जो कि हम कांस्टेंट में नहीं कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर टाइप्स ऑफ डेटा में चेंज और बी असाइंड वैल्यूज एज द प्रोग्राम रन्स। तो जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है तो हम वेरिएबल्स डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, जब भी जैसे ही प्रोग्राम रन कर रहा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल्स आर द नेम्स यू गिव टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जैसे वेरिएबल का नेम मैंने कुछ दिया है तो वो एक स्टोरी कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है, और उससे हम फिर यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, assume you want to store two values 10 and 20 in your program। अगर आपको एक अपने प्रोग्राम में 10 या 20 वैल्यू को स्टोर करना है, एंड लेटर स्टेज यू वांट टू यूज दीज टू वैल्यूज। अगर आपको फिर फ्यूचर में दीज टू वैल्यूज को यूज करना है 10 और 20 को, तो क्रिएट वेरिएबल्स विथ अप्रोप्रिएट नेम्स। आपको एक अप्रोप्रिएट नेम के साथ, यानी कि num1 10 num2 इक्वल टू 20, इस तरह से आप दे सकते हैं। स्टोर योर वैल्यूज इन दोज टू वेरिएबल्स। तो num1 इज इक्वल टू 10 इंट num1 इक्वल टू 10 इंट num2 इक्वल टू 20। इस तरह से हम दो वैल्यू को स्टोर कर लेंगे वेरिएबल्स में, एंड रिट्रीव एंड यूज द स्टोर्ड वैल्यूज फ्रॉम द वेरिएबल्स। तो अब हम फिर फ्यूचर में अगर यूज करना है तो हम num1 जैसे ही जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे ये 10 अपने आप आ जाएगा, जहाँ भी हम num2 लिखेंगे वहाँ पे ये अपने आप 20 ले आएगा। और आप अगर num कैपिटल में n लिख रहे हैं, num1 इक्वल टू 10, मतलब इक्वल टू 10 नहीं, अगर आप num1 लिख के आप ट्राई करते हैं कि आपका प्रोग्राम 10 ले ले, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग फंडामेंटल लेक्चर में बताया था कि कैपिटल एन स्मॉल एन बहुत ही डिफरेंट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर सी ग्रामर में। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने वेरिएबल का नेम दिया है वैसे ही वेरिएबल को कॉल कीजिए, ताकि आपका जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट निकले। आगे बढ़ रहे हैं नेमिंग वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स को हम नेम कैसे करते हैं, इसका भी कुछ रूल है जो हम फॉलो करते हैं सी के ग्रामर के अकॉर्डिंगली। तो हम अपने मन से कुछ भी ऐसे लिख नहीं सकते हैं वेरिएबल्स का नेम। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या रूल्स है, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए सी नेमिंग वेरिएबल्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो अपर और लोअर केस कंसिस्ट कर सकता है, अंडरस्कोर कंसिस्ट कर सकता है, और 0 to 9 का वैल्यू कंसिस्ट कर सकता है। अब जैसे ही हमें कुछ वेरिएबल वैल्यू लिखना है वेरिएबल का नेम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं। स्मॉल कैपिटल का कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल स्मॉल कॉम्बिनेशन हो, 1 सिंगल डिजिट का हो, या फिर नंबर हो, स्मॉल हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर वेरिएबल के नेम में हो तो ये भी चल जाएगा। तो ये सब कुछ है जो हमें यूज कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं अपने वेरिएबल को नेम करने में। और हम देख रहे हैं अब कि कौन सी चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ को हम नेम में अपने वेरिएबल के नेम में नहीं ला सकते हैं। अगर उसे अपने नेम के वेरिएबल में देंगे तो वो हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्प $, वैल्यू। तो डॉलर इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर, तो डॉलर साइन को हम नहीं यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी साइन को यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, तो ये सब चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। माई फ्लैग एम्बेडेड स्पेसेस आर नॉट परमिटेड, यानी कि माई स्पेस फ्लैग, यहाँ पे आप स्पेस देख रहे हैं तो आप बीच में फ्लैग में
माई और फ्लैग के बीच में स्पेस जो देख रहे हैं वो स्पेस हम नहीं देते हैं। तो आपको ऐसे अगर वेरिएबल का नेम देना है तो आप ऐसे नहीं दे सकते हैं ए स्पेस बी, ऐसे आप नहीं दे सकते हैं। आपको देना है तो सिर्फ नॉर्मल ABC इस तरह से दे सकते हैं, AB12 ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आप $C ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो ये सभी कुछ तरीके हैं। और हम कोई वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि मुझे नेम देना है अगर प्रियांशु तो 3 प्रियांशु, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ। मैं प्रियांशु 3 दे सकता हूँ, लेकिन 3 प्रियांशु से मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ। इंट इज रिजर्व्ड कीवर्ड, तो इंट नहीं, कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड अगर सी लैंग्वेज के सी ग्रामर में है तो उसे हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर इंट, मैंने आपने देखा हो कि जब भी मैंने अपने प्रोग्राम में इंट लिखा था ये ब्लू कलर का हो जा रहा था, ब्लू कलर का हो जा रहा था, इसका मतलब ये कीवर्ड है जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड है। कीवर्ड होता है जो सी लैंग्वेज समझता है कि हाँ भाई इसका क्या एक स्पेसिफिक मतलब है, तो वो सी मतलब लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रहा होता है। उसी तरह अगर हम देख ले कैर, तो ये भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसे हम वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते हैं। अगर हमें चाहें इंट कैर तो इस तरह इक्वल टू 10, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा सी लैंग्वेज, क्योंकि कैर जो है ये हमारा कीवर्ड है। यूज मीनिंगफुल नेम्स व्हेन सिलेक्टिंग वेरिएबल नेम्स, तो अगर हम वेरिएबल का नेम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें मीनिंगफुल नेम सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मुझे नंबर लेना है तो इंट a इक्वल टू 10 और इंट num1 इक्वल टू 10, आपको इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। कोई भी अगर न्यू आदमी है जिसको सी लैंग्वेज का कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी समझ जाएगा कि ये नंबर 1 इक्वल टू 10 है, ये a इक्वल टू 10 पता नहीं a क्या है। तो इस तरह से हमें ध्यान में ऐसे रखना है कि हमें जो पता चले कि ये num1 जो है, आपको num1 यहाँ पे a b को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अगर लंबे लंबे प्रोग्राम जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आपको लिखना होगा इंट मनी इक्वल टू 10,000, तो ऐसे आप लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ इंट सैलरी इक्वल टू 40,000। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हाँ सैलरी ये वर्ड है 40,000, तो सैलरी में जा रहा है। और यहाँ पे आप कहीं लिखते हैं इंट बी इज इक्वल टू 40,000, तो कोई नया आदमी को नहीं समझ में आएगा कि ये बी क्या है, 40,000 क्या है। लेकिन यहाँ पे वो समझ जाएगा कि हाँ 40,000 जो है ये सैलरी का वैल्यू है। कुछ इस टाइप से आप वो अपना गेस कर सकता है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। और आप भी अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं और 6 महीने बाद अपने ही प्रोग्राम पे आते हैं वापस, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पे जो मैंने वैल्यू दिया था 40,000 ये सैलरी से रिलेटेड था। तो आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम देने चाहिए अपने प्रोग्राम में, जिससे कि आपका टाइम भी बचे फ्यूचर में, और कोई न्यू आदमी भी उसे ट्राई करे तो समझ में आ जाए कि अपने प्रोग्राम को क्या लिखा है, तो जो कि आपका प्रोग्राम को रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। और साथ ही अगर आप बात करें तो डिबगिंग के टाइम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस जगह पे ये मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है। तो आपको अगर कंपाइलर कोई एरर दिखाता है तो आप आसानी से उस जगह पे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि आप वेरिएबल का नेम कुछ मीनिंगफुल दें, जिससे आपको वो रिलेट कर सकें कि आपने ये क्यों लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स क्या होता है? सम टाइप्स ऑफ डेटा इन प्रोग्राम्स आर नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स। आपने देखा होगा अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें या तो नंबर का हमने यूज किया था, या फिर लेटर्स का यूज किया था, या फिर वर्ड्स का यूज किया था। तो हर एक को एक अलग स्पेसिफाई करते हैं। नंबर के लिए इंट यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, लेटर्स के लिए कैर यूज करते हैं, वर्ड्स के लिए भी लेटर अगर सिंगल लेटर है तो कैर यूज कर सकते हैं, और वर्ड्स है तो कैरेक्टर एरे यूज कर सकते हैं, कैर 100 इस टाइप से। तो ये सब आप देख चुके हैं। नाउ कंप्यूटर नीड्स अ वे टू आइडेंटिफाई एंड यूज दिस डिफरेंट काइंड्स। तो हमें कंप्यूटर को समझाना होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, ये 50 किस कैटेगरी में जा रहा है, किस डेटा टाइप का है। तो इंट a इक्वल टू 50 करेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा ये 50 जो है ये इंटीजर है, तो उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपके प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करने में। तो इस तरह से हमें स्पेसिफाई करना होता है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है, जो वेरिएबल का वैल्यू है, वो किस डेटा टाइप का है, किस फैमिली का है। अ डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ डेटा विच यू कैन प्रोसेस यूजिंग योर प्रोग्राम। एग्जाम्पल इंक्लूड इंट, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। तो हम इंट, फ्लोट, डबल, कैर ये सब यूज करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि ये किस डेटा टाइप का है। ऑल्सो करस्पॉन्ड टू बाइट साइजेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ योर प्रोग्राम। और ये आपको समझाता भी है कि आपका जो इंट है ये कितना बाइट साइज ले रहा है। तो इंट बेसिकली 4 बाइट्स लेता है, या फिर 2 बाइट्स नॉर्मल कंप्यूटर लेता है। 2 या 4 तो आप कुछ भी बोलेंगे तो 2 या 4 में से कोई भी जनरली सही होता है। तो आप लिनक्स पे यूज़ कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, विंडोज़ पे मैक्सिमम या 2 होता है। अगर कैर आप ले तो कैर 1 होता है, 1 बाइट कवर करता है। तो इस तरह से ये बेसिकली काम कर रहा होता है डेटा टाइप। तो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा वहाँ पे कि आप कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को अपना ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, जिससे कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचे। तो इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज बनाना होता है। तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर टाइप्स दैट आर नॉट ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाटा। डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो
नॉर्मल डेटा टाइप होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये हम आगे फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे, अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा यूज की बात नहीं है। तो अभी जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही आप समझ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझनी पड़ती है कि हाँ, जैसे मैं बोला कि ये ए है तो आपको समझना चाहिए कि हाँ ये ए ही है। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये ए क्यों है। तो इस सभी चीज़ों का आपको समथिंग समझ में आना चाहिए कि हाँ ये डाटा टाइप जो है ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आगे मूव करते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स पे। वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैंने प्रोग्राम में अपने बोला भी है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया है। तो अब वो देख लेते हैं। Declaring a variable is when you specify the type of variable followed by the variable name। तो वेरिएबल का हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एक हमने डेटा टाइप लिया है, कोई भी डेटा टाइप ही हो सकता है। तो मैं आपको इंट नहीं, मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली डेटा टाइप लिख के दिखा रहा हूँ। डेटा टाइप यहाँ होगा कुछ, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम लेंगे, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, और यहाँ पे फिर हम इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, यानी कि मैंने हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अगर मुझे इंट नेम सेमीकोलन, तो ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है जो इंट डेटा टाइप का है। सॉरी, यहाँ पे इंट नेम, यहाँ पे नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे ये नेम इसका वेरिएबल नेम हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कीवर्ड इंट इज यूज टू डिक्लेयर द बेसिक इंटीजर वेरिएबल। तो इंट को हम बेसिक वेरिएबल इंटीजर का वैल्यू को लिए स्टोर करते हैं। फर्स्ट कम्स इंट, देन चोजन नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी कि इंट देन वेरिएबल का नेम जो आपने चूज किया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि ये कंप्यूटर क्या मांग रहा है। आपको बस रूल फॉलो करना है वेरिएबल का, आप वो वेरिएबल का रूल फॉलो करके आप कुछ भी नेम यहाँ पे वेरिएबल का दे सकते हैं। एंड देन अ सेमीकोलन, और फिर एक छोटा सा सेमीकोलन आपको लास्ट में दे देना होता है। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। Now to declare more than one variable, you can declare each variable separately, or you can follow the int with a list of name in which each name is separated from the next by a comma। तो आपको अगर एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने हैं, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो int x ऐसे भी आप कर सकते हैं सिर्फ सिंगल, या फिर int x int y, तो ऐसे भी आप अलग अलग कर सकते हैं, int z, या फिर नहीं तो आपको नॉर्मली करना है तो int x, y, z, इस तरह भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। The above creates variables but does not provide values for them। तो यहाँ पे आपने बस वेरिएबल को क्रिएट किया है, यहाँ पे आप वैल्यू आप दे नहीं रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे int x इज इक्वल टू 112, y इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 16, तो ऐसे आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस आप यहाँ पे int x, y, z यहाँ पे आपने बस डिक्लेयर किया, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। और इनिशियलाइजेशन का वीडियो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि इनिशियलाइज क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। वी कैन असाइन अ वेरिएबल अ वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 112 है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है। ये हम ऑपरेटर सेक्शन में देखेंगे। और ये 112 जो है ये वैल्यू है जो कि x में जाके स्टोर हो रहा है। तो ये राइट टू लेफ्ट जाके स्टोर हो रहा होता है हमारा वैल्यू। जो भी हम वैल्यू देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वो जाके हमारे वेरिएबल नेम में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स का। अब इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो ये सब पॉइंट आप देख सकते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको समझा दे रहा हूँ। तो इंट x इज इक्वल टू 21, ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया। डिक्लेरेशन क्या था, इंट x सेमीकोलन। अब ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। और यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम, तो इनिशियलाइजेशन करते हैं इंट x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा पूरा जो है ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, और ये हमारा इतना डिक्लेरेशन हो गया। और हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर वैल्यू देख के हमें करना है इनिशियलाइज, जैसे आपको मैंने यहाँ बताया कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो इंट y इज इक्वल टू 32, z इज इक्वल टू 14, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इंट x, z इज इक्वल टू 94, तो ये आपको 94 जो है z स्टोर नहीं करेगा, ये बस x स्टोर करेगा। तो इन द लास्ट लाइन ओनली x इज इनिशियलाइज्ड, यानी कि आप अगर लिख रहे हैं इंट x, z इज इक्वल टू 94, तो ये सिर्फ 94 जो है ये जाके सिर्फ x में स्टोर होगा, ना कि 94 जाके z में स्टोर होगा। तो ये हमारा वैल्यू, z को कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ जाके सिर्फ वो x में इनिशियलाइज होगा। It is best to avoid putting initialized and non-initialized variables the same declaration। तो हम इसे अवॉइड करते हैं ऐसे यूज करना। अगर आपको यूज करना भी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं इंट x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 17, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इंट x
कॉमा वाई इक्वल टू 15 ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये 15 एक्स में स्टोर तो होगा लेकिन वाई में कुछ वैल्यू नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। डेटा टाइप आप समझ गए होंगे, वेरिएबल समझ गए होंगे, वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं वो समझ गए होंगे, वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे जो फंडामेंटल्स है, जो कि आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपको सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कहीं फिर फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे इसे ख़त्म करेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप अगर न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे, बाय बाय।